नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पोषण एवं पोषक तत्व, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि पोषण क्या चीज है। तो हम जानते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसमें से कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और उसके कारण क्या होती है, नई नई सेल्स रिफॉर्म होती हैं, नए नए टिश्यूज रिफॉर्म होते हैं या कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जो कि हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी सामूहिक गतिविधियां हैं, वो किसका नाम देती हैं, उनको नाम हम देते हैं पोषण का। कि हम जैसे ही बैलेंस डाइट यूज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में क्या होता है, पोषण होता है। और उन सारे एलिमेंट्स को जो पोषण में सहायता करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, पोषक तत्व कहा जाता है। और इनके अलग अलग हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो इनमें पता चलेगा कि कौन सा पोषक तत्व है वो हमको अधिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन सा एलिमेंट है वो हमको कम एनर्जी देता है, किसका पाचन जल्दी होता है, किसका पाचन कम होता है। तो शुरुआत करते हैं पोषक तत्वों से। पोषक तत्वों के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे कि पोषक तत्व क्या चीज है, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो पोषक तत्व हम कह सकते हैं वैसे पदार्थ जो शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायता करते हैं, वृद्धि एवं विकास में सहायता करते हैं, विकास में हेल्प करते हैं। फिर दूसरा, जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। और जो डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं या संपन्न करते हैं, हम कह सकते हैं डेली एक्टिविटीज को संपन्न करते हैं, उनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको कहते हैं पोषक तत्व। फिर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो दो प्रकार से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर, वर्क और यूटिलाइजेशन, मतलब इसका कार्य क्या है, पोषक तत्वों का किन किन पोषक तत्वों का क्या क्या कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर, और दूसरा उनकी जरूरत के आधार पर कि किस पोषक तत्व की कितनी हमको मात्रा चाहिए। तो सबसे पहला हम क्लासिफाई कर सकते हैं वर्क एंड यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर, कार्य व उपयोगिता के आधार पर, और दूसरा केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब संगठन, रासायनिक संगठन, दूसरा केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर, कॉम्पोजिशन मतलब रासायनिक संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर। फिर बात करेंगे कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर। तो दोस्तों ध्यान रखना, कार्य उपयोगिता के आधार पर इसको चार प्रकार से बांट सकते हैं हम। सबसे पहले तो जो हमको एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइडर, मतलब ऊर्जा देने वाले, मतलब जो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको देते हैं, जिनका पाचन जल्दी होता है। फिर सेकंड बात करेंगे शरीर के विकास एवं वृद्धि में सहायता करने वाले, विकास एवं वृद्धि में सहायता या हेल्प करने वाले एलिमेंट्स। फिर थर्ड हम बात करेंगे उपापचयी नियंत्रक या मेटाबॉलिक रेगुलेटर, नियंत्रक। और चौथा होता है जिनको हम कह सकते हैं आनुवांशिक गुणों के वाहक, आनुवांशिक गुणों के वाहक या जेनेटिक कैरियर। इन चार प्रकार से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे कि इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइनर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मतलब स्थूल पोषक तत्व किसे कहते हैं और अल्प पोषक तत्व किसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी प्रोवाइडर्स की। तो दोस्तों दो प्रकार के एनर्जी प्रोवाइडर्स हमारी बॉडी में होते हैं। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है वसा। कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है वसा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कहते हैं त्वरित ऊर्जा प्रदायक, यह हमारी शरीर में इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी।
दोस्तों ध्यान रखें, जब खिलाड़ियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत खिलाड़ियों में होती है, तो वो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। मतलब और उस एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसका सबसे सरलतम रूप क्या है, ग्लूकोज। ये एक कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है, जो अपन गर्मियों में भी यूज करते हैं ग्लूकोन डी के रूप में। वो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, हमको तुरंत एनर्जी मिलती है। और जैसे हम केला खाते हैं, बनाना, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी हमको सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर वसा की बात करते हैं, तो यह भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और कार्बोहाइड्रेट भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जल्दी हो जाता है, इसका पाचन शीघ्र हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। लेकिन जो वसा होती है उसका पाचन धीरे धीरे होता है, इसका पाचन धीरे धीरे होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वसा हमको देती है 9.3 किलो कैलोरी। यदि 1 ग्राम वसा का अणु हम यूज करते हैं तो उसके कैटाबॉलिज्म से कितनी एनर्जी मिलती है हमको, 9.3 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम अणु, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी हमको एनर्जी मिलती है। और ऊर्जा की बात करें, तो ऊर्जा की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, उसे कहते हैं अपन जूल। और इनसे जो मिलती है वो होती है किलो कैलोरी में। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी देते हैं वो किलो कैलोरी में देते हैं। और जब न्यूट्रिएंट्स का हम कह सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म होता है, तो हमको जो कोशिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, वो कोशिकीय ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है, एटीपी में, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमको एनर्जी मिलती है। मतलब जैसे जब ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हम मानते हैं, तो ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म से हमको एनर्जी मिलती है, वो एटीपी के रूप में मिलती है हमको। फिर बात करते हैं एनर्जी प्रोवाइडर्स के बाद में बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स की। सेकंड जो पॉइंट है उसको कहते हैं शारीरिक विकास, मतलब बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स या शारीरिक विकास एवं वृद्धि में सहायता करने वाले तत्व, पोषक तत्व। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोटीन की बात आती है इसमें। जैसे दोस्तों जिम जाते हैं, तो जिम जाने से पहले जब वो ट्रेनर होता है तो वो प्रोटीन का एक डिब्बा देता है। इसका कार्य क्या होता है, मांसपेशियां बनाने में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, मसल्स बनाने में हेल्प करता है। तो ऐसा क्या है इस प्रोटीन के अंदर जो इनमें नहीं है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा में नहीं है, कि ये जो है हमारे शरीर का वृद्धि और विकास नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब कार्बोहाइड्रेट की बात आती है तो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका एक अनुपात होता है 1:1। मतलब जब अपन ग्लूकोज की बात कर रहे थे, तो ग्लूकोज को क्या कहते हैं, C6H12O6, ये होता है। मतलब कार्बन का 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एलिमेंट्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका एक फिक्स रेशियो है, एक सामान्य अनुपात है, हम कह सकते हैं इसका। जब वसा की बात करते हैं तो वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही अनुपात होता है, लेकिन अनिश्चित अनुपात होता है। लेकिन जब प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें एक एलिमेंट और आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में एक नाइट्रोजन का एलिमेंट भी आ जाता है। और ये जो नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन सेल डिवीजन की रेट को बढ़ाता है। जो कोशिकीय विभाजन की दर है, सेल डिवीजन की जो रेट है उसको बढ़ाता है, सेल डिवीजन की रेट को बढ़ाता है, रेट को बढ़ाता है। अब बात आती है कि नाइट्रोजन हमें कहां मिलती है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, प्रोटीन के अंदर जब हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का जब पाचन होता है तो ये 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में टूटता है। या प्रोटीन के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्रकार जैसे हमारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, ऊतकों का निर्माण करती है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर इसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, जो प्रोटीन की संरचना होती है तो सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पेप्टोन का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे पेप्टोन मिलकर पेप्टाइड का निर्माण करते हैं, और पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर फिर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका प्रोटीन का जो बेसिक एलिमेंट है दैट इज एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है। वो किस प्रकार होती है, वो कहां से प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं जितने भी दलहनी, हम कह सकते हैं दालें जितनी होती हैं, तो दालों में क्या सबसे ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। अब वो प्रोटीन सबसे ज्यादा क्यों होता है, प्रोटीन की अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी शरीर के विकास और वृद्धि के लिए,
तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर चर्चा की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि हम जब एयर का इनहेल करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन भी 78%, हमारे जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, जब ऑक्सीजन के साथ में इनहेल करते हैं तो 78% नाइट्रोजन अंदर जाती है। तो क्या कोशिकाएं वहां से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती? तो जी हाँ, वहां से जो कोशिकाओं की टेंडेंसी होती, प्रवृत्ति होती है कि वो प्योर फॉर्म को, नाइट्रोजन के प्योर फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं करती है। मतलब जितनी नाइट्रोजन हम अंदर लेंगे उतनी की उतनी नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। फिर दूसरी बात, अभी कहां से आता है, तो इसको किस फॉर्म में कोशिकाएं ग्रहण करती हैं? तो कोशिकाएं कहती हैं अमीनो एसिड के फॉर्म में, कि भैया हमें तो प्रोटीन दे दीजिए, हम प्रोटीन का क्या करेंगे, कैटाबॉलिज्म करेंगे अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड के बाद में अमीनो एसिड से हम नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेंगे। और अमीनो एसिड में कहां से आती है दोस्तों? 7वीं 8वीं की जो साइंस की बुक होती है उसमें एक वर्ड आता है नाइट्रोजन साइकिल, और उसमें ये दिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार होता है पौधों के अंदर। जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या है, गांठें पाई जाती हैं, और गांठों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, वो क्या करता है, सॉइल से क्या करता है, नाइट्रोजन को एक्वायर करता है, ग्रहण करता है, और उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाता है, मतलब नाइट्रेट के रूप में वो कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है। और वही जो अपन कहेंगे जो दलहनी पौधे हैं, दालें जितनी भी होती हैं, उनमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर बात करते हैं अपन तीसरे उपापचयी नियंत्रक की। उपापचयी नियंत्रक क्या होता है? मतलब मेटाबॉलिक रेगुलेटर। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो उपापचयी नियंत्रक होते हैं ये होते हैं विटामिन, जितने भी विटामिन हैं वो, और खनिज लवण, मिनरल्स। ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनका कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य होता है। जैसे मान लीजिए आग के अंदर घी डालने में क्या, आग में घी डालने पर घी का क्या कार्य होता है? आग को बहुत ज्यादा जलाना। उसी प्रकार ये भी क्या करता है, जो एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करना, उसकी दर को बढ़ाना, ये इसका कार्य होता है विटामिन और खनिज लवण का। फिर मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, इसमें भी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है अपचय और दूसरी होती है उपचय। अपचय और उपचय, अपचय को क्या कहा जाता है? कैटाबॉलिज्म कहा जाता है, कैटाबॉलिज्म, और इसको कहा जाता है एनाबॉलिज्म। जब कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? अपघटन। अपचय, जहां से अपचय नाम आता है, अप का मतलब अपघटन, मतलब बहुत सारे अणुओं का टूटना। अपघटन मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा अणु है, वो क्या करता है, छोटे छोटे सरल अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज की बात कही थी। जब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, मतलब ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है, तो ये किस किस में टूटता है? ये CO2 में टूटता है, प्लस H2O में टूटता है, प्लस इससे ATP मतलब एनर्जी का निष्कासन होता है, रिलीज होती है। एनर्जी जो है वो इससे रिलीज होती है, मतलब ग्लूकोज का क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, अपघटन होता है। जबकि अब उपचय की बात करेंगे, उपचय का मतलब होता है कि बहुत सारे अणु मिलकर, सरल अणु मिलकर क्या होता है, एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, बड़े वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे कि प्रोटीन का संश्लेषण हो गया, प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, हार्मोन, एंजाइम, इनका संश्लेषण, हार्मोनों का संश्लेषण, एंजाइम्स का संश्लेषण, ये सारे किसके अंदर आ गए? ये सारे एनाबॉलिज्म के अंदर आ गए। और दोस्तों ध्यान रखें, इसमें ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा की खपत मतलब इसमें कंज्यूम होती है, एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम होती है। इस प्रकार से प्रोटीन का संश्लेषण याद रखेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? वो होता है एक, जैसे राइजोबियम, अभी अपन ने एक बैक्टीरिया की बात की थी, उससे मिलता जुलता नाम है जो कि हमारी कोशिका में पाया जाता है, उसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसी कारण इसी को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन का कारखाना, इसको कहते हैं प्रोटीन का कारखाना। फिर चौथे की बात करते हैं, ये तो हो गया उपापचयी नियंत्रक जिसमें विटामिन और खनिज लवण आ गए। फिर चौथा आता है आनुवांशिक गुणों के वाहक, इसकी बात करेंगे आनुवांशिक गुणों के वाहक की। तो जेनेटिक कैरियर्स क्या होता है, आनुवांशिक गुणों के वाहक क्या होते हैं? तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना,
आनुवंशिक गुणों के वाहक। इसकी बात करेंगे आनुवंशिक गुणों के वाहक। इसका मतलब होता है कि यदि एक जनरेशन से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर होता है। मान लीजिए आपको देखकर कोई कहता है कि आपकी आंखें हैं वो आपके पिताजी की जैसी हैं, आपकी नाक है वो आपके माताजी जैसी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके गुण आपके अंदर क्या हुए, ट्रांसफर हुए हैं। तो वो क्या है, जेनेटिक्स गुण है। मतलब उनको ट्रांसफर करने वाला सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं डीएनए, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। और इसका सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है, सबसे छोटा, उसको बोलते हैं जीन। और बहुत सारे जीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे डीएनए मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम जिसको क्या बोलते हैं, हम गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, शरीर के अंदर मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, या फिर इनकी टोटल संख्या होती है 46, जिसमें से 22 जोड़ी तो गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं XX, और एक लास्ट होता है 23वां, मतलब 23rd जो पेयर होता है वो होता है लैंगिक गुणसूत्र। इसी के द्वारा, मतलब इस लैंगिक गुणसूत्र के द्वारा ही आपकी संतान का पता लगता है कि आपकी संतान जो है वो फीमेल है या मेल है, उसके बारे में पता लगता है। वो कैसे लगता है दोस्तों, ध्यान रखें, जो 23rd पेयर होता है, मेल्स के अंदर ये पाया जाता है XY, और फीमेल्स के अंदर ये XX ही रहता है। फीमेल्स में ये XX ही रहता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो यदि मान लीजिए मेल से X और फीमेल से भी X मिलता है, तो यहाँ पर XX मतलब गर्ल्स चाइल्ड का होगा। और जब सेकंड बात करते हैं मेल से Y और फीमेल से X, तो यहाँ से XY का निर्माण होगा, और हम कह सकते हैं बेबी बॉय बर्थ लेगा, जन्म लेगा। बेबी बॉय मतलब लड़का, यहाँ पर लड़का और यहाँ पर लड़की। तो इससे एक बात समझ में आती है कि फीमेल के पास तो XX ही है और मेल के पास में XY है। अर्थात जब गुणों की बात करेंगे, आनुवंशिक गुणों की बात करेंगे, कि जो पूरी तरह डिपेंडेंट है, मतलब लड़का या लड़की होना किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आदमी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वर्क एंड यूटिलाइजेशन के आधार पर पोषक तत्वों को 4 प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले हमने बात की एनर्जी प्रोवाइडर्स की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में बात की। फिर सेकंड वन बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स के बारे में बात की, इसमें प्रोटीन। और थर्ड वन हमने मेटाबॉलिक रेगुलेटर के बारे में बात की, इसमें विटामिन और खनिज लवण के बारे में बात की। और फोर्थ जेनेटिक कैरियर्स मतलब आनुवंशिक गुणों के वाहक, जिसमें जीन्स आते हैं, और न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए जिसे कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर जो स्थूल पोषक तत्वों की और अल्प पोषक तत्वों की, कि उनका किसका पाचन है वो जल्दी हो जाता है, और कौन सा है जो पाचन में भाग नहीं लेता है, जिनका पाचन नहीं हो पाता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।